सॉरी, हमारी ट्रांसमिशन जो है वो बीच में इंटरप्ट हो गई थी, नेट का इशू था आई थिंक सो। अभी मैं देख रहा हूँ, अगर कोई इशू होगा तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। मुझे पता चल गया था तो अभी आप लोग दोबारा ऑनलाइन हो जाए। अभी हमारा टाइम तो काफ़ी रहता है। किसी ने क्वेश्चन किया था कि प्लूरल एफ्यूजन क्यों होती है। देखें, ये प्लूरा में भी तो इन्वाइट कर जाते हैं, तो जब प्लूरा में जाएंगे तो तब ये हो जाएगा। अब वो की टू यूएचएस से मैं लाइव हूँ, अब दोबारा सुन सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पहुँचा था कि मैंने कहा था कि हॉर्नर सिंड्रोम होता है। उसके बाद मैंने कहा था कि पैनकॉस ट्यूमर भी होता है। पैनकॉस ट्यूमर ये है कि C8 और T1 की कंप्रेशन, जो ब्रेकियल प्लेक्सेस आप लोगों ने एनाटॉमी में पढ़ा है, वो उसकी जो लास्ट स्टेम बन रही थी वो T1 एंड C8 पे बन रही थी। तो वहाँ पे भी कंप्रेशन हो सकती है। अगर वहाँ पे कंप्रेशन होगी तो पेशेंट को क्या होगा, पेशेंट को वहाँ पे कंप्रेशन होगी तो पेशेंट को इनर आर्म में पेन होगा, और जो थिनर एंड शॉर्ट मसल ऑफ हैंड है उनकी एट्रॉफी हो जाएगी, हेपोट्रॉफी हो जाएगी। इसको बोलते हैं पैनकॉस ट्यूमर। उसके बाद मैंने बताया आप लोगों को एक और इसके फीचर था, मीडियास्टिनल स्प्रेड। मीडियास्टिनल स्प्रेड ये मेरे ख्याल में आप लोगों ने नहीं पढ़ा, मैंने पहले पढ़ा दिया, लेकिन वो टेलीकास्ट नहीं जा रहा था। मीडियास्टिनम में क्या पढ़ा है, स्ट्रक्चर कौन कौन से पढ़े हैं। डिस्फेजिया हो सकता है, इसोफेगस पढ़ा है, डिस्फेजिया, क्योंकि इसोफेगस को जाके ये कंप्रेस करेगा, डिस्फेजिया हो जाएगा। और क्या पढ़ा है, उस उधर ये रिकरेंट लेरेंजियल नर्व जा रही है, वो कंप्रेस होगी तो होर्सनेस होगी। अगर सुपीरियर वेना केवा जा रहा है, उसकी ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो सुपीरियर वेना केवा ऑब्स्ट्रक्शन सिंड्रोम होगा। डिस्फेजिया हो सकता है, होर्सनेस ऑफ वॉइस, और सुपीरियर वेना केवा ऑब्स्ट्रक्शन सिंड्रोम, ये भी हो सकता है सिर्फ मीडियास्टिनल स्प्रेड से। ठीक है, डिस्फेजिया, हार्सनेस ऑफ वॉइस, एंड ये देखिए सीए लॉन्ग के सारे फीचर हैं। ये सीधी सीधी डिजीज नहीं है, इसके ज्यादा फीचर हैं। इसके अलावा ये मेटास्टेटिक डिजीज के अलग फीचर होंगे। मेटास्टेटिक डिजीज ऊपर ब्रेन में गई तो फिट्स शुरू हो जाएंगे, एपिलिप्सी हो जाएगी ना ब्रेन में अगर मेट्स गए। हेमीप्लीजिया हो सकता है, फोकल डेफिसिट हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी में पेशेंट। उसके बाद पेशेंट अगर हार्ट में गया, ये स्प्रेड किया, तो उसके क्या से फीचर आएंगे, पेरिकार्डियल एफ्यूजन हो जाएगी। अगर ये लिवर में गया, पेशेंट को जॉन्डिस हो जाएगी। ठीक है, अगर बोन्स में गया तो बोन पेन होगा। ये सारे फीचर आते हैं पेशेंट का। सीए लंग जो है वो मेटास्टाइज करता है आउटसाइड द लंग, ये फीचर है। ठीक है, मैंने बता दिए। पहले मैंने लंग के अंदर कोई इशू हो रहा है तो वो जो उससे फीचर आ रहे हैं वो बताएं, फिर जो मेटास्टेसिस से फीचर हैं वो बताएं। अब मैं पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम, इस सिंड्रोम से, इस सीए से कुछ ऐसे सब्सटेंस रिलीज होते हैं जो फीचर करते हैं, आइए उनको डिस्कस करते हैं। पैरानियोप्लास्टिक फीचर, बेसिकली इसके ज्यादा फीचर ही हैं, बाकी तो आसान हो जाएगा। स्मॉल सेल कार्सिनोमा से क्या क्या फीचर आते हैं, उसमें से ACTH रिलीज होता है, इनअप्रोप्रिएट ADH रिलीज होता है। ओके, ACTH और क्या होता है, इसमें लम्बर्ट ईटन सिंड्रोम होता है। लम्बर्ट ईटन सिंड्रोम, अगर आप लोगों ने फिजियो अच्छी पढ़ी है तो वहां भी लम्बर्ट ईटन सिंड्रोम था। स्मॉल सेल कार्सिनोमा से ACTH रिलीज होता है तो कुशंग सिंड्रोम हो जाएगा। भाई पेशेंट हमारे पास आ रहा है सीए लंग का और है उसको कुशंग सिंड्रोम, दैट इज पैरानियोप्लास्टिक फीचर ऑफ सीए लंग। क्योंकि
एक्टोपिक ACTH रिलीज होता है सीए लंग से स्मॉल सेल कार्सिनोमा से, ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ होगा। और ADH इनअप्रोप्रिएट ADH रिलीज होता है तो हैपोनेट्रीमिया होगा पेशेंट को, ठीक है। और इसके अलावा पेशेंट को ये लंबाडिटन पोटाश कैल्शियम गेटेड चैनल जो है उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती है। वो जो एंटीबॉडीज हैं वो इस स्मॉल सेल कार्सिनोमा से रिलीज होती है। वो एंटीबॉडी जब वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल के अगेंस्ट बनेगी तो पेशेंट की वीकनेस होगी। तो ये मस्थीनिया लाइक फीचर होते हैं, इसको बोलते हैं लंबार्ड ईटन सिंड्रोम। और लंबार्ड ये एमसीक्यूज आएगा, लंबार्ड ईटन सिंड्रोम इज अ फीचर ऑफ स्मॉल सेल कार्सिनोमा, एक्टोपिक ACTH रिलीज फीचर ऑफ स्मॉल सेल कार्सिनोमा, ADH रिलीज फीचर ऑफ स्मॉल सेल कार्सिनोमा। अब देखते हैं लार्ज सेल कार्सिनोमा के। लार्ज सेल कार्सिनोमा, लार्ज सेल कार्सिनोमा के क्या फीचर होते हैं? लार्ज सेल, याद रखिएगा, इसमें पैराथ्रेड हार्मोन रिलीजिंग प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। पैराथ्रेड हार्मोन लाइक रिलीजिंग प्रोटीन PTH लाइक प्रोटीन्स होती हैं जो कि कैल्शियम बनाएगी। तो हाइपर कैल्सीमिया भी होगा सीए लंग के पेशेंट में, क्योंकि पैराथ्राइड लाइक प्रोटीन पेप्टाइड रिलीज हो रहे हैं, पैराथायराइड हार्मोन लाइक पेप्टाइड रिलीज हो रहे हैं। उससे क्या होगा, बॉडी के अंदर कैल्शियम भी ज्यादा होगा। सोडियम कम है, कैल्शियम ज्यादा है। ये हाइपर कैल्सीमिया एज अ फीचर ऑफ लार्ज सेल कार्सिनोमा, ये एमसीक्यूज आता है इस तरह का फीचर। तो ये आप लोगों ने याद कर लेना है, क्योंकि मैं एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं और पेशेंट देखने के लिए भी प्रिपेयर कर रहा हूं, दोनों तरीकों से। एग्जाम में जो एमसीक्यूज आएगा या बीसीक्यूज, जो भी आप लोगों का पैटर्न है, इससे बाहर कहीं भी नहीं जाएगा। चाहे एफसीपीएस का है, चाहे एमबीबीएस का है, चाहे आप लोग यूएसएमएलई का है, चाहे प्लैब का है, चाहे एमआरसीपी का है, लेकिन ये एमसीक्यूज ऐसे आता है, हाइपरकैल्सीमिया एज अ फीचर ऑफ स्मॉल सेल लार्ज सेल कार्सिनोमा। क्लबिंग भी लार्ज सेल में होती है। हाइपरट्रॉफिक पल्मोनरी जो ऑस्टियोपैथी होती है वो भी इस लार्ज सेल कार्सिनोमा का फीचर है, वो है HPOA, हाइपरट्रॉफिक पल्मोनरी ऑस्टियोआर्थ्रोपैथी। हाइपरट्रॉफिक पल्मोनरी ऑस्टियोआर्थ्रोपैथी HPOA। पहली ऑस्टियो, जहाँ ये रेडियस ये ख़त्म हो रहे हैं, या जहाँ आपकी ये रेडियस ये टिबिया और ये लॉन्ग बोन जहाँ एंड हो रही हैं, वहाँ पेरिऑस्टियम पे न्यू बोन फॉर्मेशन होती है। तो न्यू बोन फॉर्मेशन होगी तो स्वेलिंग होगी। ये जगह इनके ऊपर स्वेलिंग भी होती है और पेन भी होता है। इसको बोलते हैं हाइपरट्रॉफिक पल्मोनरी ऑस्टियोआर्थ्रोपैथी। इट्स द फीचर ऑफ स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। ओके, अब समझ आ गई। तो ये है पैरानियोप्लास्टिक फीचर, ठीक है। अब आ जाएंगे, कोई मिस तो नहीं हो जाएगा। आई थिंक सो आप लोगों को सारे क्लियर हो गए होंगे। स्मॉल सेल ACTH, ADH, लंबार्ड ईटन सिंड्रोम, एंड लार्ज सेल PTH रिलेटेड टू पेप्टाइड एंड क्लबिंग एंड HPOA। अब चलते हैं हम इसकी इन्वेस्टिगेशन एंड स्टेजिंग पे। हम एक्सरे कराते हैं, जो कॉमन इन्वेस्टिगेशन है वो एक्सरे है, चेस्ट एक्सरे, PA व्यू। इस पे बहुत फीचर होते हैं। इस पे क्या हो सकता है कि एक हाइलम में प्रोमिनेंसी हो सकती है। नंबर 1 फीचर हाइलर प्रोमिनेंट हो सकता है। हाइलर प्रोमिनेंट यानी कि एक हाइलम पे अगर पड़ा है वो प्रोमिनेंस हो जाएगा। एक्सरे जब देखेंगे तो एक हाइलम प्रोमिनेंस होगा। नंबर 2 फीचर क्या हो सकता है, पेशेंट के अंदर वो ओपेसिटी हो सकती है, कहीं भी ओपेसिटी। लंग में कहीं भी ओपेसिटी देखते हैं
वाइट ओपैक एरिया देखते हैं तो ये कहते हैं सीए लंग है, लेकिन उसकी डीडी है, टीबी भी हो सकती है, निमोनिया भी हो सकता है, लेकिन ये कॉमन जो है अब हम जो इस वक्त पढ़ रहे हैं ओपेसिटी भी इसमें हो सकती है। नंबर 3 फीचर लंग को मैंने अभी बताया था, कोलैप्स भी हो सकता है। नंबर 4 फ्रेनिक नर्व पाल्सी होगी तो डायाफ्राम एलिवेशन भी हो सकती है, डायाफ्राम एलिवेट होगा एक साइड का, यूनिलेटरल डायाफ्राम एलिवेट है, सोचे सी लंग है। ओके। नंबर 5 प्लूरल एफिजन हो सकती है, वो आप पिक कर सकते हैं, प्लूरल एफिजन। नंबर 6 पेशेंट को बाइलेटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी या बाइलेटरल पैराट्रेकियल लिम्फ नोड हो सकते हैं, पैराट्रेकियल लिम्फ नोड हो सकते हैं। नंबर 7 पेशेंट को पेरिकार्डियल एफिजन हो सकती है, उससे पेरिकार्डियल एफिजन ग्लोबुलर हार्ट होगा। नंबर 8 रिब एरूजन हो सकती है, रिब एरोड होगी, रिब एरूजन होगी। ये 8 फीचर होते हैं जो एक्सरे पे आते हैं सीए लंग के पेशेंट में, ये याद रखने आप लोगों ने। नंबर 1 हाइलर प्रोमिनेंस हो सकता है, कोई एक ओपेसिटी हो सकती है, कहीं भी करीब भी हो सकती है, दूर भी हो सकती है, कोलैप्स हो सकता है, और डायाफ्राम किसी एक साइड का एलिवेट हो सकता है, प्लूरल एफिजन हो सकती है, बाइलेटरल ट्रेकियल लिम्फेडिनोपैथी हो सकती है, और पेरिकार्डियल एफिजन हो सकती है, एंड रिब एरूजन हो सकती है। ये एक्सरे के फीचर हैं। इसके अलावा हम अगर इससे आगे चलें तो हम सीटी स्कैन करा सकते हैं, सीटी स्कैन, चेस्ट एक्सरे, सीटी स्कैन, ब्रोंकोस्कोपी, मीडियास्टिनोस्कोपी, बायोप्सी एंड थ्रैकोस्कोपी, ये सारी इन्वेस्टिगेशन है जो हम यूज़ करते हैं। चेस्ट एक्सरे, सीटी, बायोप्सी लंग की लेते हैं, उसके बाद मीडियास्टिनोस्कोपी से भी देख सकते हैं, ब्रोंकोस्कोपी से बायोप्सी करते हैं। ब्रोंकोस्कोप अगर करीब पड़ा है ऐसे ब्रोंकोस्कोप डालेंगे, अगर करीब ट्यूमर पड़ा है वहाँ से बायोप्सी ले लेंगे, अगर दूर पड़ा है तो फिर मीडियास्टिनोस्कोपी करेंगे, या फिर हम सीटी गाइडेड भी कर सकते हैं। उसके अलावा हम प्लूरल एफिजन है तो उसको एस्पिरेट कर लेंगे, एस्पिरेशन, और मिलिग्नेंट सेल साइटोलॉजी के लिए सपूटम भी भेज सकते हैं फॉर मिलिग्नेंट सेल साइटोलॉजी। तो इस तरह हम इसको डायग्नोज कर सकते हैं। प्लूरल एफिजन है उसको एस्पिरेट करके उसमें ट्यूमर मार्कर लगाने होते हैं। प्लूरल बायोप्सी कर सकते हैं थ्रैकोस्कोपी के जरिए, उससे डायरेक्ट विजुलाइज करके उसको, ब्लाइंड नहीं, अब प्लूरल बायोप्सी जो है वो भी आप कर सकते हैं। प्लूरल एफिजन एस्पिरेशन, प्लूरल बायोप्सी भी कर सकते हैं। बस ये मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके फीचर इंपॉर्टेंट है किसके लिहाज से, एमसीक्यूज के लिहाज से। अब एक्सरे, सीटी, बायोप्सी, मीडियास्टिनोस्कोपी, प्लूरल एफिजन और इससे एस्पिरेशन, इससे भी कुछ यील्ड आई होती है, लेकिन स्पूटम फॉर मैलिग्नेंट साइटोलॉजी, प्लूरल बायोप्सी या थ्रैकोस्कोपी से। अब हम चलते हैं इसकी मैनेजमेंट पे। अच्छा जी, ट्यूमर की कोई खास मैनेजमेंट नहीं होती, आप लोगों को पहले ही पता है। अगर स्टेज 1 है या 2A है तो हम इसकी करते हैं सर्जरी, उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, 70% जो है वो सर्वाइवल रेट है, क्योर हो सकता है। और इसके अलावा अगर स्टेज 2 में चला गया तो 55% सर्वाइवल रेट है, और बाद में तो डेथ है, विद इन 1 ईयर डेथ हो जाती है। सीए लंग पेशेंट इज अ हॉरिबल कंडीशन, ऐसे इसको आप लाइट ना लें, बहुत जल्दी डेथ हो जाती है इस पेशेंट की। तो ट्रीटमेंट मोडेलिटी क्या होगी, सर्जिकल। अच्छा, मैंने इसकी ग्रेडिंग स्टेजिंग भी नहीं दी थी, वो पैथो में ज़्यादा पढ़ते हैं, यहाँ आप लोग याद नहीं रख सकते, या फिर जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो याद रखते हैं TNM स्टेजिंग। सर्जिकल ट्रीटमेंट स्टेज 1 या 2A इसमें कर सकते हैं। स्टेज A1 में जो है अच्छा रिस्पांस होता है सर्जिकल, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम अनफॉर्चुनेटली पेशेंट प्रेजेंट ही तब होता है जब उसको 3rd 4th स्टेज में होता है।
शुरू की स्टेज में ही नहीं होता, आगे वाली स्टेज में होता है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, सर्जिकल ट्रीटमेंट अक्सर नहीं कर सकते। नंबर 2 इज अ रेडियोथेरापी। रेडियोथेरापी अकेली से कोई ख़ास फायदा नहीं होता, साथ कीमो लगानी पड़ती है। या स्टीरियोटैक्टिक रेडियोथेरापी जो टारगेट टिश्यू पे ही जाके लगाएं तो फिर क्योर हो सकता है। कभी कभी इसको पैलिएटिव थेरापी के तौर पर भी यूज़ करते हैं, जैसे ट्रैकिया बंद हो गया तो उसको जो है स्पेस देने के लिए रेडियोथेरापी कर सकते हैं। कीमोथेरापी के कोई ख़ास रोल नहीं होता, लेकिन वो भी यूज़ होती है, लेकिन इनका सर्वाइवल रेट इतना नहीं होता। फिर पैलिएटिव केयर है। पैलिएटिव या जनरल केयर क्या होगी, पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है तो आप स्टेंट डाल दें, एंडोट्रेकियल स्टेंटिंग कर सकते हैं, ठीक है, आप स्टेंट कर दें, ओके। और इसी तरह पेशेंट को प्लूरल एफ्यूजन बहुत ज़्यादा हो गई है, प्लूरल एफ्यूजन निकाल दें, लेकिन वो बार बार हो जाएगी तो प्लूरोडिसिस कर दें, प्लूरोडिसिस। ये मैं जब प्लूरल एफ्यूजन पढ़ाऊंगा तब प्लूरोडिसिस समझाऊंगा कि क्या होती है। अब ये स्टेंटिंग कर सकते हैं, ये पैलिएटिव केयर के लिए अच्छे पेन किलर दे सकते हैं, हम पेशेंट की स्टेंटिंग कर सकते हैं, पेन के लिए रेडियोथेरापी भी कर सकते हैं, प्लूरोडिसिस कर सकते हैं, ये हम पैलिएशन करते हैं। इसकी प्रोग्नोसिस वेरी पुअर है, 70% चांसेस है स्टेज ए वाले के, स्टेज बी वाले के 50% 1 ईयर सर्वाइवल, और इसी तरह पेशेंट जो है बाकी स्टेज के विद इन 1 ईयर जो है पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो इसका ट्रीटमेंट ख़ास नहीं है। आज का होम टेक मैसेज याद रखो कि CA lung strongly attached with the smoking, okay, most common adenocarcinoma, and number 3 आप लोगों को फीचर आने चाहिए, पल्मोनरी फीचर, एक्स्ट्रा पल्मोनरी फीचर एंड पैरानियोप्लास्टिक फीचर। पैरानियोप्लास्टिक में स्मॉल सेल के आने चाहिए, लार्ज सेल के पैरानियोप्लास्टिक फीचर आने चाहिए। इन्वेस्टिगेशन की सारी लिस्ट याद हो आप लोगों को। ट्रीटमेंट में स्टेज 1 वो आएगा कि लिम्फ नोड N1 N0 एंड M0 एंड T1। तो क्या ट्रीटमेंट होगा स्टेज 1 का? ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर स्टेज 1 सर्जिकल। ये भी MCQs आता है, इसलिए ये पूरा टॉपिक MCQs के हवाले से इम्पोर्टेंट है। आज हमने CA लंग को बहुत डिटेल से पढ़ा है, आप लोग इसको देखें। मज़ीद कोई इशू होता है तो आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों के साथ हूँ इंशाल्लाह। जो गिवन स्केजुअल था उससे पहले हम ये अपना जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये ख़त्म कर देंगे। अब इसके बाद जो बाकी नेक्स्ट हमने जो चैप्टर शुरू करना है वो टाइम से पहले शुरू कर देंगे, और मैंने उसका स्केजुअल बना दिया है, कुछ दिनों में मैं शेयर कर दूंगा। और बाकी किसी स्टूडेंट को कोई इशू होता है तो वो ग्रुप में शेयर कर सकता है। इंशाल्लाह हम अब मंडे मिलेंगे, 2 दिन हमारी छुट्टी होती है, लॉन्ग वीकेंड पे हम जा रहे हैं, तो हम अब मंडे मिलेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने पीछे वाले लेक्चर नहीं सुने वो फेसबुक में जाएं, लेक्चर सुने, उसके बाद मंडे वाले दिन जब मैं न्यू टॉपिक के साथ आऊँगा, अब जो 3-4 टॉपिक जो रहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सारे इस वक्त लाइव हो जाया करें, आप लोग सुना करें ये लेक्चर, बहुत ज़्यादा आप लोगों को इससे हेल्प मिलेगी। तो मंडे इंशाल्लाह हम मिलेंगे, तब तक आप जो है अपनी इबादत करें और अपने मतलब एंजॉय करें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़।